हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या चैप्टर के पहले पार्ट में ये देखा कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम की सहायता से हम दिए गए दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि दी हुई तीन संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम की सहायता से किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो उसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण है 120, 192 तथा 252 का एचसीएफ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या, इसमें दी हुई तीन संख्याओं में से हम पहली दो संख्या सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दो कर सकते हैं लेकिन पहली दो संख्या सेलेक्ट कर लेते हैं और उनका एचसीएफ जिस प्रकार से हमने पिछली क्लास में ज्ञात किया था उसी तरीके से यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो 120 और 192 के बीच तो एचसीएफ ऑफ 120 एंड 192, अब हम ये ज्ञात करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 120 से 192 को भाग देना होगा, डिवाइड कर लेते हैं। अब 1 टाइम्स जाएगा ये, यहाँ पर डिवीज़न टोटल ध्यान रखना। अच्छा, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर आ रहा है 72, यानी यहाँ पर जीरो रिमाइंडर नहीं आया तो ये डिवीज़न अभी कंटिन्यू रहेगा। अब 72 बन जाएगा डिवाइज़र और जो पहले स्टेप का डिवाइज़र यानी 120 था वो बन गया डिविडेंड। फिर से डिवाइड करते हैं, 72 से करेंगे तो 1 टाइम्स ये भी जाएगा तो 8 आ गया और ये 48 आ गया। फिर रिमाइंडर यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा है, अब रिमाइंडर जीरो फिर से नहीं आया तो फिर से कंटिन्यू करेंगे डिवीज़न, ये बन गया डिवाइज़र। और 72 जो पहले सेकेंड स्टेप का जो डिवाइज़र था वो बन गया डिविडेंड 72। अब 1 टाइम ये भी जाएगा। अब रिमाइंडर देखते हैं तो 4 और ये 2 24। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं आया। अब ये डिवाइज़र बना और इसके पहले का जो डिवाइज़र था वो बन गया डिविडेंड, तो 2 टाइम्स 48 आ जाएगा, रिमाइंडर ज़ीरो। इस स्टेप में रिमाइंडर यानी शेष फल हमें ज़ीरो मिल जाता है। अब अगर ये ज़ीरो मिल गया तो फिर इसका मतलब इस स्टेप में जो डिवाइज़र है, और इस स्टेप का डिवाइज़र क्या है, लास्ट स्टेप का 24, यही इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप, यानी 4 स्टेप्स में जाके हमें ये इसका एचसीएफ मिल रहा है। तो अब इसको हम लिखेंगे किस तरह से, तो इसको हम लिखेंगे स्टेप 1 और स्टेप फर्स्ट में यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम किन दो धन पूर्णांकों के लिए लिखा जाएगा, 192 तथा 120 के लिए। तो 120 तथा 192 के लिए अब क्या लिखेंगे, ये हो गया A यानी 192 A बराबर B 120 इंटू Q रिमाइंडर यानी क्वोशिएंट यहाँ पर 1 प्लस रिमाइंडर यानी 72 यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो हमने 192 और 120 और 192 के लिए यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम ये लेमा लिख दिया कि A बराबर BQ प्लस R होता है। आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2 लिख लेते हैं। स्टेप 2 में अब कौन कौन से धन पूर्णांक हो जाएंगे, 120 और 72, मतलब जो शेषफल यहाँ का था वो और जो यहाँ का डिवाइज़र 120 था, तो 72 तथा 120 के लिए। और हमारे सामने सेकेंड स्टेप का पूरा प्रक्रिया सामने है, उसी को देख करके लिख देते हैं। तो हो गया 120 बराबर 72 इंटू क्वोशिएंट यानी यहाँ पर भी क्वोशिएंट 1 ही आ रहा है, प्लस रिमाइंडर यहाँ का है 48। तो ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद स्टेप थर्ड पर जाते हैं। स्टेप थर्ड ये कहता है कि अब आप स्टेप थर्ड पर आइए और देखिए 72 और 48 के लिए, तो 48 तथा 72 के लिए यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, 72 बराबर डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट, तो 48 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर यहाँ का जो शेषफल है वो 24 है 24। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। स्टेप फोर्थ पर आते हैं। इस स्टेप 4 में 48 और 24 के लिए अपने यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम लिखना है, तो 48 तथा 24 के लिए। और अगर इसको लिखें तो हमें मिलेगा 48 इक्वल्स टू 24 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो लास्ट में लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 192, 120 इक्वल्स टू 24। तो हमें 24 एचसीएफ मिल गया पहले दो इंटीजर धन पूर्णांकों के लिए।
अब आगे क्या करना होगा, अब हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से जो एचसीएफ आया है इन दोनों संख्याओं का वो है 24, तो 24 और जो थर्ड संख्या बच रही है 252, इन दोनों के बीच यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अब हमारा आगे कंटिन्यू रहेगा कि एचसीएफ ऑफ 24, 252, अब इसके लिए भी हमें वही पूरा प्रोसेस अप्लाई करना होगा। तो हम डिवीजन करेंगे 252 का 24 से। तो डिवीजन करते हैं, तो 1 24 आ जाएगा, 1 2 यहाँ पर 0 भी लिखना पड़ेगा, 10 आएगा यहाँ पर क्वेश्चन। अब चूंकि 12 24 से छोटा है इसलिए यही रिमाइंडर हो गया। अब इसके आगे चूंकि 0 रिमाइंडर नहीं आया है तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा किसको, 24 को, और डिवाइड कर देते हैं। तो 2 टाइम्स 24 रिमाइंडर आ गया 0। चूंकि इस स्टेप में और इसमें 2 स्टेप यूज हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, और सेकंड स्टेप में ही रिमाइंडर 0 मिल जा रहा है, तो सेकंड स्टेप का जो डिवाइजर है यानी 12 यही हो जाएगा एचसीएफ, और किसका 24 और 252 का। तो इनफैक्ट 24 और 252 का अगर एचसीएफ 12 होगा तो फिर दी हुई तीनों संख्याओं का एचसीएफ 12 हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं। तो 252 तथा 24 के लिए 252 इक्वल्स टू 24 इंटू 10 प्लस 12, ये तो पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप लिखते हैं इसके लिए, स्टेप 2, किन संख्याओं के लिए, 24 और 12 के लिए, और ये क्या होगा, 24 इक्वल्स टू 12 इंटू 2 प्लस 0। फिर अब लास्ट में हम लिखेंगे कि अतः एचसीएफ ऑफ 24, 252 इक्वल्स टू 12, इसलिए एचसीएफ ऑफ तीनों संख्याओं का लिखेंगे 120, 192, 252 इक्वल्स टू 12। तो इस तरीके से हम लोग दी हुई 3 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो आप पहले किसी भी 2 संख्या का एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगा करके, और फिर जो एचसीएफ आएगा उसका जो थर्ड बची हुई संख्या है उसके साथ एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो जो इस स्टेप में आपको एचसीएफ मिलेगा वही फाइनली तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ ज्ञात करने के बाद हम कुछ और अनुप्रयोग सीखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के, और उनमें से जो प्रयोग हम लोग अनुप्रयोग सीखने जा रहे हैं वो ये है कि कुछ दिए हुए रिजल्ट्स को प्रूव करना यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो इस पर हम उदाहरण करने जा रहे हैं और एनसीईआरटी का ये उदाहरण है। तो एक उदाहरण ये है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी समपूर्णांक 2q रूप का, कोई भी समपूर्णांक 2q रूप का तथा विषम पूर्णांक 2q + 1 इस रूप का होगा। तो हमें सिद्ध ये करना है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से, प्रश्न यही लिखा होगा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से सिद्ध कीजिए कि कोई भी समपूर्णांक 2q रूप का और विषम पूर्णांक 2q + 1 रूप का होता है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम मान के चलते हैं कि माना a कोई धन पूर्णांक है। अब हमने एक धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया जो कि a है। तो अब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा प्रमेय का क्या लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कि a बराबर BQ + R, कंडीशन बताएंगे r का मान 0 से लेकर के >0 ≤ r <b इसके बीच का होगा। अब प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में q का जो कोफिशिएंट है, गुणांक, वो 2 है। यहां पर भी q का गुणांक 2 है। तो जो भी q का गुणांक दिया गया हो उसी को b मान लेते हैं। तो माना b बराबर 2। अब इस समीकरण में रख देते हैं। तो a बराबर आ जाएगा 2q + r, परंतु अब हम कन्फर्मली r का मान बता सकते हैं, डेफिनेटली r का मान बता सकते हैं कि अब r कौन कौन सा ले सकते हैं।
तो अगर b 2 है तो r का मान 2 से छोटे कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, यानी या तो 0 से शुरू करना होता है, 1 और b से छोटे तक जाना होता है, तो b के बराबर तो जा नहीं सकते, तो b यानी 2 से छोटा पूर्णांक क्या होगा, धन पूर्णांक 1। तो r का मान 0 या 1, तो अगर b का मान 2 है तो r का मान या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि r सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। अब इसमें केस बना लेते हैं, केस 1। यदि r बराबर 0 हो तो इस समीकरण में r का मान रख देंगे तो आ जाएगा 2q प्लस 0 मतलब 2q। और अब ये क्या दे रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका अर्थ हुआ कि q बराबर a/2, अर्थात a को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो q क्या था, एक पूर्णांक आया था ना। तो अगर किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर उत्तर में पूर्णांक आता है तो फिर वो 2 से विभाजित हो जाएगी, मतलब उस संख्या से विभाजित होगी। इसका मतलब a 2 से विभाजित हो रहा है, और जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वही सम संख्या होती है। इसका मतलब ये जो a है ये a एक सम पूर्णांक है। तो a एक सम पूर्णांक होगा क्योंकि ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है। 2 से विभाजित करने पर एक पूर्णांक उत्तर आ रहा है, q आ रहा है, इसलिए ये सम संख्या है। अब केस 2 पर चलते हैं। केस 2 में कह रहा है यदि r बराबर 1, क्योंकि अब r का मान 1 बचा है, 2 ही संभावना है, या तो 0 या 1। 0 हो चुका है, 1 ले देख लेते हैं। तो r बराबर 1, तो a बराबर आ जाएगा 2q प्लस 1। अब इस समीकरण की सहायता से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि अगर a को 2 से विभाजित किया जाएगा तो कोशेंट q आएगा और रिमाइंडर यानी शेषफल 1 आएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। अगर इसको 2 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल 1 आएगा। तो शेषफल अगर 1 आ रहा है इसका मतलब 2 से विभाजित नहीं हो रही है। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः a एक विषम पूर्णांक है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का भी हम हल कर सकते हैं जिसमें हमें एचसीएफ ज्ञात नहीं करना है परंतु एक रिजल्ट प्रूव करना है, और वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। आइए एक और उदाहरण देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही उदाहरण है। सिद्ध कीजिए कि एक विषम पूर्णांक की विषम धन पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि विषम धन पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। अब इसके लिए भी हमें मानना ये पड़ेगा कि माना a एक धन पूर्णांक है, तो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से क्या लिख सकते हैं कि a बराबर bq प्लस r का मान ये रहेगा। अब क्योंकि प्रश्न में q का गुणांक 4 दे रखा है, q का गुणांक 4 दे रखा है, तो इस बार हम b जो एज्यूम करेंगे वो मान लेंगे 4, कि माना b बराबर 4। अच्छा अब ये रख लेते हैं, तो a बराबर आ जाएगा 4q प्लस r। अब यहां पर आया 0 लेस देन r लेस देन 4, मतलब 0 से लेकर 4 के बीच के जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे r के स्थान पर आ सकते हैं। तो क्या क्या संभावनाएं बनी कि r का मान 0, 1, 2, 3, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप किसी भी संख्या a को, किसी भी धन पूर्णांक a को 4 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर के स्थान पर या तो 0 या 1 या 2 या 3 आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पर r का मान पता चल गया, 4 संभावनाएं। अब इन चारों के लिए 4 केसेस बन जाएंगे। तो केस 1 लेकर के देखते हैं। तो केस 1 में a बराबर आ जाएगा 4q प्लस r का मान 0। तो हमने r का मान 0 रखा तो हमें a बराबर 4q मिल गया, यानी a बराबर 4q। तो अब ये स्पष्ट है कि ये संख्या, इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी a को अगर हम 4 से विभाजित कर रहे हैं तो पूर्णांक मिल रहा है, या 2 से विभाजित करेंगे तो भी पूर्णांक मिलेगा, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2q।
तो q भी पूर्णांक है तो 2q भी पूर्णांक होगा। तो इसका मतलब कि अगर 2 से a को विभाजित करते हैं तो हमें पूर्णांक उत्तर में मिलेगा। इसका मतलब a 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो अगर a 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो फिर a एक सम पूर्णांक होगा। तो इस तरह से हमें पहले केस में यानी r का मान 0 रखने पर एक सम पूर्णांक मिल गया। केस 2 पर चलते हैं। यदि r बराबर 1 ले लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 4q + 1। अब हम स्पष्टता कह सकते हैं, कई तरह के लॉजिक यहां पर दिया जा सकता है। पहला ये कह सकते हो आप कि 4 से विभाजित करने पर a को तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये विषम होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 4q और 4q + 1 ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, मतलब 4q के ठीक बाद में ये पड़ेगा। तो आपको ये पता है कि इवन अगर 4q सम पूर्णांक है तो डेफिनेटली इसमें एक ऐड करेंगे तो हमेशा ऑड मिलेगा। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि a एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि इसको 2 या 4 से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर यानी शेषफल है वो 1 आ रहा है। तो a एक विषम पूर्णांक। तो हमारा पहला केस सिद्ध हुआ, 4q + 1 का विषम पूर्णांक मिल गया। फिर केस 3 पर जाते हैं। सारी संभावनाएं हमें यहाँ पर देखनी है और बतानी है। यदि r बराबर 2 तो a बराबर 4q + 2, यहाँ से 2 कॉमन कर दीजिए तो आ गया 2q + 1। अब आप देखिए ये 2 का मल्टीपल हो गया, 2 का गुणक हो गया, 2 का गुणक है तो फिर a एक सम पूर्णांक है। 2 का गुणक अगर आप लिख पा रहे हैं किसी भी पूर्णांक को तो वो विषम होगा, और अगर 2 के गुणक में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो विषम होगा। फिर आते हैं केस 4 पर, लास्ट, और यहां पर देख लेते हैं कि यदि r बराबर 3 हो तो a बराबर 4q + 3। फिर से वही बात हो गई कि 4q + 2 के ठीक बाद 4q + 3 आएगा, तो 4q + 2 अगर सम है तो ये विषम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज a एक विषम पूर्णांक है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि जितनी भी संभावनाएं बन सकती हैं, यानी 4 संभावनाएं r की, उन चारों में से विषम 2 ही केस में आ रहा है। कब आ रहा है? जब r का मान 1 होगा तब आ रहा है, जब r का मान 3 होगा तब आ रहा है। यानी 4q + 1 इस फॉर्म में विषम मिल रहा है और 4q + 3 में विषम मिल रहा है, बाकी दोनों में सम आ रहा है। इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि कोई भी विषम धन पूर्णांक या तो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हमने एक इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें 2q लिया, तो 2q + 1 2 केस बन रहे थे, क्योंकि b का मान 2 था तो r का मान 0 या 1 2 ही केस बन रहे थे। जब आपका ये r आपने b को 4 ले लिया तो 4 केसेस बन गए, r का मान 0 1 2 3 हो गया। अब आप सोच सकते हैं ऐसे हम क्वेश्चन और बना सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि कोई विषम धन पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। 3 एक केस और बढ़ जाएगा। तो अब अगर इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना हो उसको आप खुद से करिएगा, या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि a बराबर bq + r से शुरुआत करेंगे। दिस टाइम वी टेक v = 4 के प्लेस पर हम 6 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे q का गुणांक 6 है, तो b का मान हो जाएगा 6। b का मान अगर 6 होगा तो r का मान 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा, तो 6 केसेस बन जाएंगे। तो 4 केसेस ऐसे लेकर के यहाँ पे 6q + 0 सम, फिर 6q + 1 विषम, ऐसे करते हुए 6 केस में लिखेंगे तो हमें डेफिनेटली इसका उत्तर मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको 8q कर दें तो 8q + 1 8q + 3 8q + 5 8q + 7 4 विषम पूर्णांक के रूप बन जाएंगे। तो इस तरह से कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मेन है समझना, तो बी को किस तरह से सेलेक्ट करते हैं ये प्रश्न पर डिपेंड करेगा। तो बी का सिलेक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें बी के सिलेक्शन पर डिपेंड कर रही हैं। बी के सिलेक्शन पर आर डिपेंड करेगा और आर के सिलेक्शन और बी के सिलेक्शन से ही जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो मिलेगा। तो इस तरह से हम इसका अनुप्रयोग कर सकते हैं।